हमारे हाथ और पैर तभी सही ढंग से काम कर पाते हैं जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्वस्थ हो, हेल्दी हो। और अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सही पोषण ना मिले तो वो कमजोर होने लगती है और टेढ़ी भी हो सकती है। इस कारण कुछ ऐसी बीमारियां भयंकर रूप ले लेती है जो बहुत ही गंभीर और दर्दनाक होती है। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट आपके लिए एक ऐसी ही बीमारी स्कोलियोसिस के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया है कि ये स्कोलियोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या है और ये कितने प्रकार का है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि स्कोलियोसिस क्या है। स्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इस रोग में बॉडी का पिछला हिस्सा प्रभावित होता है जिसके कारण कंधे या पेट का निचला हिस्सा झुक जाता है। इस रोग में रीढ़ की हड्डी का कोई भी हिस्सा टेढ़ा हो सकता है, पर ज्यादातर छाती मतलब थॉरसिक स्कोलियोसिस या पीठ के नीचे मतलब लंबर स्कोलियोसिस के पास ही टेढ़ापन होता है। इस रोग के लक्षण बचपन में ही शुरू हो जाते हैं और फिर बड़े होने पर ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि बचपन में हड्डियों का विकास आरंभ होता है। इसी तरह इसकी प्रारंभिक अवस्था शुरू होती है। बचपन में रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन दिखने पर जांच कराना बहुत जरूरी होता है और अगर जांच कराने पर 10 डिग्री या उससे अधिक टेढ़ापन है तो इसे स्कोलियोसिस कहते हैं। और यह सामान्य तरीकों से सही नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए कास्टिंग, ब्रेसेस और सर्जरी जैसे इलाज की आवश्यकता पड़ती है। कई बार रीढ़ की हड्डी एस की तरह बन जाती है। अगर वक्त रहते इसका उपचार ना किया जाए तो शरीर में विकलांगता पैदा हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार ये रोग लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। और अब जानते हैं स्कोलियोसिस के प्रकार के बारे में। स्कोलियोसिस के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस यानी कि स्कोलियोसिस का ये प्रकार गठिया से संबंधित होता है और अगर इसका उपचार समय पर नहीं कराया जाए तो ये उम्र के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। दूसरा है कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस। ये रोग किसी भी व्यक्ति को जन्म से हो सकता है। इस स्थिति में नवजात शिशु की कोशिकाएं ठीक से नहीं बन पाने के कारण रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तीसरा है एंडोलसेंट आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस। ये अधिकतर किशोरों में किशोरावस्था में तेजी से विकास होने के दौरान होता है। ये अक्सर महिलाओं में ही पाया जाता है। चौथा है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। अगर तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या से ग्रस्त किसी व्यक्ति को स्कोलियोसिस होता है तो उस सिचुएशन को न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहा जाता है। और अब जानते हैं रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन के लक्षण क्या है। कंधों का एक दूसरे से बराबर ना होना, सिर बीच में ना होकर एक तरफ को झुका हुआ होता है, एक या दोनों कूल्हों का बाहर की तरफ निकल जाना मतलब कूल्हों की हड्डी एक समान नहीं होती है, दोनों तरफ से कमर की शेप एक समान ना होना और आगे की तरफ झुकने पर कमर की ऊंचाई एक समान ना होना अर्थात टेढ़ी होना, दोनों बाजू बराबर लंबाई की ना होना अर्थात एक छोटी और एक बड़ी होना। रीढ़ की हड्डी के ऊपर की त्वचा को देखने पर त्वचा की संरचना एक जैसी दिखाई नहीं देती। स्कोलियोसिस से होने वाले लक्षणों के कारण ये अन्य रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग जैसा लगता है, पर डॉक्टर कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में भी बताते हैं जिनके दिखने पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज शुरू कर देना चाहिए। ये लक्षण है कमर में दर्द, टांग में दर्द, पेशाब व मलत्याग करने की आदतों में बदलाव होना। अगर इस तरह के लक्षण किसी भी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसे अपनी जांच करानी चाहिए। रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आगे चलकर नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिसके कारण लोग विकलांग हो जाते हैं और एक असामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अर्थात ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। और आगे अब जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन कब और क्यों आता है। ज्यादातर मामलों में रीढ़ की हड्डी में टेढ़ेपन का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। कुछ बच्चों में जन्म से ही रीढ़ की हड्डी विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस हो सकता है। साथ ही स्कोलियोसिस मांसपेशियों संबंधित रोग जैसे सेरिब्रल पाल्सी, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे रोगों के कारण भी हो सकती है। स्कोलियोसिस होने के अन्य कारण बोन डिस्प्लासिया, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, टांगों की लंबाई में अंतर, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, ट्यूमर, संक्रमण भी हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी के टेढ़े होने का खतरा कब ज्यादा बढ़ जाता है। स्कोलियोसिस का खतरा 9 से 15 साल की उम्र में ज्यादा होता है। साथ ही महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले स्कोलियोसिस का ज्यादा खतरा होता है और यदि परिवार का कोई सदस्य स्कोलियोसिस से प्रभावित है तो इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए अब आगे बात करते हैं स्कोलियोसिस की जांच कैसे कराएं। स्कोलियोसिस का उपचार सही समय पर होना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए स्कोलियोसिस की जांच होना भी बहुत जरूरी है।
स्कोलियोसिस की जांच अक्सर एक्सरे की मदद से की जाती है, पर कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस के लिए MRI और सिटी स्कैन जैसे टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके साथ ही यदि मरीज की मांसपेशियों में कमजोरी होती है या शरीर का प्रभावित हिस्सा सुन्न पड़ जाता है तो ऐसे में न्यूरोलॉजिकल परीक्षण भी किया जाता है। और अब जानते हैं कि स्कोलियोसिस का इलाज कैसे किया जाता है। स्कोलियोसिस के इलाज में रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन को अधिक बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जाता है। कुछ स्कोलियोसिस के मामलों में रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन को कम करने के लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर रीढ़ की हड्डी में ज्यादा मोड़ आ जाए तो ब्रेसेस या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आगे कास्टिंग प्रोसेस की बात करें तो ये नवजात शिशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रोसेस में शिशु को प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक पट्टी बनाकर लगाई जाती है ताकि शिशु की रीढ़ की हड्डी सीधी पोजीशन में विकसित हो पाए। ब्रेसेस प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस केवल तभी प्रयोग में लाई जा सकती है जब शरीर का विकास हो रहा हो, अर्थात बचपन में अगर स्कोलियोसिस की पहचान हो जाती है तो डॉक्टर अक्सर ब्रेसेस लगवाने की सलाह देते हैं। ये प्रोसेस रीढ़ की हड्डी में बढ़ते टेढ़ेपन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, पर ब्रेसेस के कारण पहले से मुड़ी रीढ़ की हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रेसेस को जितना अधिक देर तक पहने रखे उतना ही लाभदायक होता है, इसीलिए ब्रेसेस को रात में सोते समय भी नहीं उतारते हैं। ब्रेसेस की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। पहला है TLSO ब्रेसेस। ये प्लास्टिक से बनी ब्रेसेस होती है। ये शरीर पर इस प्रकार से फिट हो जाती है कि ऊपर से कपड़े पहनने के बाद ब्रेसेस बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। दूसरा प्रकार है मिलवॉकी ब्रेसेस। इसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब TLSO ब्रेसेस लगाने पर भी कोई फायदा नहीं मिलता। मिलवॉकी ब्रेसेस सर के पिछले हिस्से को भी एक रिंग के द्वारा सहारा देती है। ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, कंधों और गर्दन को सहारा मिल जाता है, जिसके कारण हमारा पोस्चर सही शेप में आ जाता है। ब्रेसेस रीढ़ की हड्डी में टेढ़ेपन को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए एक सफलदायक तरीका है, पर यह बच्चों तक ही सीमित रहता है। मतलब जब हड्डियों का विकास बंद हो जाता है तब ब्रेसेस भी इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते। ऐसी सिचुएशन में सर्जरी ही रीढ़ की हड्डी में टेढ़ेपन को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है। आगे सर्जरी की बात करें तो ये रोग हद से ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर इसे सर्जरी के द्वारा भी ठीक करने की सलाह देते हैं। रीढ़ की हड्डी की सबसे आम प्रकार की सर्जरी को स्पाइनल फ्यूजन कहा जाता है। स्कोलियोसिस उम्र के साथ और गंभीर रूप ले लेता है, इसीलिए ज्यादा उम्र में स्कोलियोसिस हो जाने पर सर्जरी ही एकमात्र इलाज संभव हो पाता है। तो दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है स्कोलियोसिस से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने की। इसके अलावा कोई और जानकारी स्कोलियोसिस से आपके पास जुड़ी हुई तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक या क्या सवाल है, वो भी आप हमें बता दीजिए। इसी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे अगली जानकारी में। तब तक के लिए ऐसी जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।